बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जिन दो ताकतों पर पाकिस्तान को इस वक्त बहुत भरोसा था वो शशोपन का शिकार हैं, वो परेशान हैं। जिन दो सोर्सेज पर पाकिस्तान रिलाय कर रहा था भी और कर रहा है भी, स्टिल पाकिस्तान की होप्स इन दोनों के साथ वाबस्ता हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया है। एक ने तो अलल ऐलान कर दिया है और दूसरे के बारे में खबरें हैं कि उसको तशवीश है। मामला क्या है, ज़रा पहले तो इस पर बात कर लेते हैं और दूसरे हिस्से में जाके बात कर लेंगे। ये फवाद चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बयान दिया और उस पर पीटीआई के कुछ हलकों में ने उस पर जो है वो अपनी रायजनी भी शुरू कर दी और फवाद चौधरी पर तनकीद भी शुरू कर दी। ये क्यों हो रहा है? फवाद चौधरी की आमद को, वापसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग क्यों इस नीयत से और इस नुक्ता नज़र से और नज़र से देख रहे हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान दो इस वक्त इदारों या ताकतों पर इन्हिसार कर रहा है। एक आईएमएफ है और दूसरा सऊदी अरब है। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान को लगता है कि एक अच्छी डील बन जाएगी और उस डील के नतीजे में पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल होंगे, और दूसरा उसको लगता है कि सऊदी अरब की तरफ से एक हैवी इन्वेस्टमेंट आने जा रही है जिससे पाकिस्तान के सारे मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे। असल सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड पर क्या है, बारी बारी बात कर लेते हैं। पहले तो देखिए, आईएमएफ जो है उसने एक स्टेटमेंट दी है, एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के हवाले से। उस रिपोर्ट के सीधा पॉइंट्स हैं क्या? तशवीशनाक सूरत हाल है। आईएमएफ ने कहा है कि जी इंतखाबात हो गए हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं, मगर सियासी बेयकीनी मौजूद है। अच्छा, पिछले दिनों आपको याद होगा आईएमएफ को तहरीक इंसाफ की तरफ से खत लिखा गया था। उसमें आईएमएफ को कहा गया था कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं है। कहा गया था कि पाकिस्तान में मैंडेट चोरी किया गया है। आप आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले पाकिस्तान में प्रोब करे इलेक्शंस के हवाले से, बेयकीनी की कैफियत है। ये तहरीक इंसाफ ने कहा था, उस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था, पीटीआई के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ था, हमने भी सवाल उठाए थे, हमने भी उनसे पूछा था। लेकिन ऐसा लगता, और सवाल ये भी उठा था कि भाई आईएमएफ तो रेलेवेंट फोरम ही नहीं है, आईएमएफ को क्यों आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और पाकिस्तान की धांधली के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आईएमएफ का ये मौजू है। आईएमएफ ने इस पर अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंतखाबात हो गए हैं मगर सियासी बेयकीनी मौजूद है। सियासी बेयकीनी का खात्मा नहीं हुआ जो कि इलेक्शन के साथ ही होना चाहिए था। और ये आईएमएफ की बात नहीं है, ये हमें भी लगता था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, कोई भी हुकूमत बनाए सियासी बेचैनी खत्म हो जाएगी, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुझे लगता था कि अगर इन हालात में नवाज शरीफ जीत भी जाते हैं, नून लीग जीत भी जाती है, तहरीक इंसाफ हार भी जाती है, फिर भी सियासी बेचैनी का खात्मा हो जाएगा, ये मुझे भी लगता था। लेकिन हुआ यह कि नून लीग जीत ही नहीं सकी। नून लीग चूंकि नहीं जीत सकी और तहरीक इंसाफ जीत गई, और तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं बनाने दी गई और हुकूमत नून लीग ने बना दी, यानी हारे हुए ने हुकूमत बना ली, जो जीता था वो उसने हुकूमत नहीं बनाई, तो उसके नतीजे में बेचैनी बढ़ गई। वो बेचैनी जो 8 फरवरी से पहले मौजूद थी अब भी मौजूद है। ये कौन सी बेचैनी है, कहाँ दिखाई देती है? ये नजर आ रही है, कहीं नजर आती है, कैसे नजर आती है? हाँ, ये बेचैनी जो है ये दरअसल कारोबारी तबके में दिखाई देती है। आप पूछिए किसी भी कारोबारी शख्स से जो 8 फरवरी से पहले अपने सरमाए को होल्ड करके बैठा हुआ था कि 8 फरवरी के बाद फैसला करेंगे, क्या हुआ? वो फैसला कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। रियल एस्टेट सेक्टर में वो लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे थे। क्यों? 8 फरवरी आएगा, इलेक्शन हो जाएंगे, नई हुकूमत आएगी, नई पॉलिसी आएगी, फिर सरमायाकारी करेंगे। आज पूछिए रियल एस्टेट सेक्टर्स के लोगों से, रियल्टर्स से, कि आपकी बेचैनी का खात्मा हुआ है या आपको कोई पिक्चर वाज़ेह नज़र आ रही है? वो कहेंगे नहीं नज़र आ रही। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 8 फरवरी के बाद भी सूरत हाल बेयकीनी का शिकार है। यही आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। फिर आईएमएफ कह रहा है कि पेचीदा सियासी सूरत हाल, मुल्क में पेचीदा सियासी सूरत हाल पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकती है। यानी जो आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं, हो सकता है वो इंप्लीमेंट ना हो सकें। वो क्यों इंप्लीमेंट ना हो सकें? इसलिए कि बेचैनी मौजूद है, इसलिए इंप्लीमेंट ना हो सकें कि पेचीदा सियासी सूरत हाल मौजूद है। तो उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो अपनी आईएमएफ से कर्जा हासिल करने के लिए जो मुआशी पॉलिसी या इस्लाहात ला रहा है, मुआशी पॉलिसी बना रहा है, उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकता, या यूं कह लीजिए कि खदशा है कि इंप्लीमेंट ना हो सके। आईएमएफ ने खदशे का इजहार किया है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, उसका नफाज मुमकिन नहीं है। फिर उन्होंने लिखा है कि महंगाई और समाजी तनाव भी पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकता है। महंगाई इतनी है, समाजी तनाव मौजूद है, वही जो मैं बेचैनी का जिक्र कर रहा था। समाजी तनाव मौजूद है, टेंशन है मुआशरे के अंदर और परेशानी। अभी आपने कश्मीर में देखा ना, टेंशन और बेचैनी का इजहार कैसे हुआ है। लावा फटता है तो क्या होता है, लावा फटा है तो क्या हुआ है, ये बेचैनी आपने देखी है ना कश्मीर में। तो वो कह रहे हैं, आईएमएफ कह रहा है कि महंगाई और समाजी तनाव, टेंशन, समाज के अंदर मौजूद तनाव या टेंशन जो है
वो भी पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर टैक्सेस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ती है, जब टैक्सेस बढ़ते हैं लोगों की कुव्वत खरीद। पिछले साल क्या हुआ था, लोगों ने बिल जलाए थे सड़कों पे निकल के, क्योंकि उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए थे। बिजली वो खरीद ही नहीं पा रहे थे। यही हुआ है कश्मीर में भी, लोगों की कुव्वत खरीद से चीज़ें बाहर हो गई हैं, वो सड़कों पर निकल आए हैं। और सड़कों पर इस वक्त एक बेचैनी है, क्यास है, अनारकी है, अफरा तफरी है, और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। फिर IMF कहता है कि एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है इस सारी सूरत हाल में। क्यों? क्योंकि मौशी पॉलिसियों के अदम नफाज होगा। उसको लगता है कि अगर मौशी पॉलिसियों का अदम नफाज हुआ तो फिर एक्सचेंज रेट पर एक दबाव आएगा। एक्सचेंज रेट पर यानी डॉलर बढ़ सकता है, रुपया मजीद गिर सकता है। फिर 8 फरवरी के इलेक्शन पर भी कमेंट किया इस रिपोर्ट में IMF ने। IMF कहता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, नई काबीना ने 11 मार्च को हल्फ लिया, 2 जमातों ने छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बना ली, और PTI उम्मीदवारों ने किसी भी ग्रुप से ज्यादा वोट लिए। और ये तो फैक्ट है, किसी भी ग्रुप यानी 1,84,00,000 वोट PTI ने लिया हुआ है। और वैसे भी अगर सही रिजल्ट देखा जाए तो PTI बहुत दूर दूर तक उसके मुकाबले में कोई नहीं है। तो IMF भी इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि PTI उम्मीदवारों ने किसी भी ग्रुप से ज़्यादा वोट लिए। और फिर वो कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली में एक मुस्तहकम और ज़बरदस्त पोजीशन बनाई है। ये अपने इलेक्शन पे भी कमेंट किया है। अब आप इस सारी सूरत को अगर मिलाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि IMF क्या कह रहा है। IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा वोट किए उसने हुकूमत नहीं बनाई, उसकी हुकूमत ना बनाने की वजह से बेचैनी है। इस बेचैनी की वजह से एक समाजी तनाव मौजूद है। समाजी तनाव और बेचैनी की वजह से जो मौशी पॉलिसीज़ हैं वो शायद इम्प्लीमेंट ही ना हो सकें, और अगर मौशी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती तो IMF का प्रोग्राम कैसे चल सकता है। तो सियासी बेयकीनी का मौजूद होना IMF के लिए भी एक परेशानी का बाइस है। ये है इसका एक लुब्बे लुबाब आप कह लीजिए। दूसरी बात यह है, ये तो पहला इन्हिसार पाकिस्तान का IMF के ऊपर था। मैं ये नहीं कह रहा कि IMF ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है या इस रिपोर्ट के बाद वो इनकार कर देगा, मैं ये नहीं कह रहा, मगर उससे अपनी बेचैनी का इजहार किया है। अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पास आए, और आएगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन उसके नतीजे में खुद IMF भी बेचैनी का शिकार है पाकिस्तान के साथ ये प्रोग्राम साइन करते हुए, और उसका इजहार उसने अपनी रिपोर्ट में कर दिया। दूसरा पाकिस्तान का इन्हिसार जो है वो सऊदी अरब के ऊपर है। सऊदी अरब के ऊपर इन्हिसार है कि वो हमें सरमायाकारी करेंगे, हमारे मुआशी मुश्किलात का हल करेंगे, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगी और उसके नतीजे में चीज़ें बेहतर होंगी। ये उनका सऊदीज़ के हवाले से पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पर जो है वो सऊदी अरब के जो किंग हैं या प्रिंस हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन वो दौरा क्या कहते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो मुलतवी हो गया है, मुअख्खर हो गया है, और नहीं पता कि वो कब होगा या नहीं होगा। तो इस पर नजम सेठी साहब ने अपनी राय का इजहार किया है। ज़रा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं। ज़रा ये सुन लीजिए, फिर मैं इस पर राय देता हूँ। मेजर खिलाड़ी IMF जैसा कह रहा है कि भाई गड़बड़ हो रही है पाकिस्तान में। हालांकि सब चीजें अभी तक ठीक चल रही हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, मगर पॉलिटिकल फ्रंट के अंदर बड़ी इंस्टेबिलिटी है जो कि इकोनॉमिक्स को अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। तो मैं समझता हूँ कि वो कन्विंस हो गए हैं सऊदीज कि सियासी तौर पे मुल्क जो भी स्टेबल नहीं है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, टेंशन बहुत ज्यादा है। एक तरफ एक फोर्स है जो बहुत पावरफुल फोर्स है, दूसरी तरफ एक अवामी फोर्स है, और ये क्लैश चल रहा है अभी तक, और अभी हाल ही में ऐसे लगता है कि शायद क्लैश बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये तबसरे वो भी सुन रहे हैं उनके, तो इस वजह से उन्होंने सोचा बेस्ट ये है कि इस वक्त ना जाया जाए, थोड़ा डिले कर दे। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे हालांकि हमारी चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन मुल्क में अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, सियासी बेचैनी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें नहीं लगता कि अभी ये दौरा करना या वो चीज़ें करना दुरुस्त है जो वो करना चाहते हैं, इसको मौखर करना चाहिए। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी जो है ये इसकी सियासी तौर पर इसकी वजह से सऊदी जो है इस पर बेचैनी का शिकार हैं, और वो देख रहे हैं कि अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, पाकिस्तान में मामला ठीक नहीं है और कुछ भी हो सकता है, ये वो कह रहे हैं, और इस वजह से वो पाकिस्तान में चीज़ों में संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। तो आप देखें वही बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी जो है वो वही बात सऊदीज़ कर रहे हैं, वही बात IMF कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी हकीकत है जो पाकिस्तान में मौजूद कुछ अंधों को तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन दुनिया में आंखें रखने वालों को दिखाई दे रही है। अब ऐसे में जब ये बेचैनी मौजूद है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखिए पाकिस्तान में भी तो आरिफ हबीब ये कह रहे थे कि अडाला के लोगों से हाथ मिलाइए। क्यों? इमरान खान से उनको कोई हमदर्दी है? नहीं, उनको अपने कारोबार चाहिए। वो समझते हैं कि कारोबार तभी होगा जब स्टेबिलिटी होगी।
लेकिन यहाँ पर जो है वो चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अब स्टेबिलिटी के लिए हम समझते हैं कि मुज़ाकरात का एक रास्ता है, दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। ये तभी हो सकता है कि जब सारे सियासी फरीक बैठें और चीज़ें बेहतर हों। इस पर फवाद चौधरी साहब से सवाल हुआ। फवाद चौधरी साहब ने इसका जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के तो हाथ में है कुछ नहीं, वो कठपुतली हैं। अगर PMLN के अंदर किसी के पास ताकत है तो वो नवाज शरीफ के पास है, और नवाज शरीफ को इस वक्त सारी सूरत हाल को समझना चाहिए और देखना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि इसको देखना चाहिए कि नवाज शरीफ के पास वो चाबी है कि मुल्क को इस तज़ब्ज़ुब से निकाल सकते हैं, यानी वो चाहें तो इमरान खान के साथ संजीदा मुज़ाकरात करके कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी ने ये बहुत माकूल बात की है और हकीकत पसंदाना बात की है। यानी तकरीरें और सारी चीज़ें अल्टीमेटली होगा तो यही कि फिर नून लीग तहरीक इंसाफ के या तो मुतालबा तस्लीम करेगी या फिर जो है वो टेबल पर बैठ के कोई हल निकाला जाएगा इसका। तो नवाज शरीफ चूँकि एक सिचुएशन को इस वक्त दूर से देख रहे हैं बैठ के, खुद वो काबीना का हिस्सा नहीं है, खुद वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, खुद वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है इस वक्त एक हवा के घोड़े पर सवार है, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। वो तो चाहेंगे कि मुल्क चाहे डूबे या कुछ भी हो, वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रहें। लेकिन नवाज शरीफ के लिए मुमकिन है कि वो ऐसा ना सोच रहे हों, या उनके लिए मुमकिन है कि वो इससे हटकर सोचें। उनके लिए इस बात का, यानी उनके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो चाहें तो ये कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है फवाद चौधरी की तजवीज़ जो है वो बड़ी माकूल है कि नवाज शरीफ को इंटरवीन करना चाहिए, आना चाहिए और इस मसले के हल के निकालने के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने इस पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया, गैर मुतवक्के तौर पर। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्यों दिया है, क्या वजह है, हो सकती है मुमकिन तौर पर, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं, लेकिन नवाज शरीफ ऐसे माहौल में सियासी डेडलॉक को खत्म कर सकते हैं। अगर नवाज शरीफ सियासी मुफाहमत के लिए कदम उठाते हैं तो तहरीक इंसाफ ऐसे किसी मूव को वेलकम करेगी। दिस इज माई क्वेश्चन ऑन फवाद चौधरी स्टेटमेंट। ही थिंक्स कि नवाज कैन डू इट। ये वो जाती उनकी कैपेसिटी है, वो PTI में नहीं है, और अभी उनका केस भी जो है वो डिस्कस नहीं होगा जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। नंबर 1, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ PTI। मैं कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूं। बाकी उनकी जो स्टेटमेंट है, वो जब वो हुकूमत में थे तो वो पार्टी के नैरेटिव को डिफाइन करने में उनका एक मेजर रोल था, और वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव नैरेटिव था जो उन्होंने डिफाइन किया था। मैं तो उनको उससे जानता हूं। तो ये जो फ्यूचर की बातें हैं भाई, डिस्ट्रक्टिव नैरेटिव था। फर्स्ट वो छोड़ दीजिए, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई हैव विटनेस्ड इट मायसेल्फ, आई हैव हर्ड इट मायसेल्फ, आई हैव सीन हिज रोल इन द पार्टी। असद कैसर साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे पिछले हफ्ते, रऊफ साहब, एंड आई आस्क्ड हिम अबाउट फवाद चौधरी। तो उन्होंने कहा अगर मेरी राय ली जाएगी तो मैं कहूंगा फवाद चौधरी को पार्टी में वापस लिया जाए। आपसे पूछा जाए तो आप भी यही राय देंगे? नहीं, मेरी राय से मुख्तलिफ होगी। ये हमारा एक हाइपोथेटिकल गुफ्तगू हो रही है इस वक्त। असद साहब को मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनकी अपनी राय हो सकती है, उन पार्टी में डिसएग्री करते हैं, लेकिन ये फैसला ना असद ने करना है ना मैंने करना है। ये फैसला जो है ये खान साहब ने करना है। जब वो इंशाल्लाह ताला जेल से बाहर आएंगे तो वो ये फैसले करेंगे। अच्छा, पहले तो उन्होंने कमेंट कर दिया फवाद चौधरी पे, और ये भी कह दिया कि मेरे ख्याल में उनको पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए। फिर आखिर में ये भी कह दिया कि ये फैसला तो खान साहब ने करना है, मैंने नहीं करना। अपनी राय का इजहार भी कर दिया, हालांकि इस राय का इजहार उनको कहना चाहिए था कि मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करूँगा या फोरम पे करूँगा। एंड मुमकिन है फवाद चौधरी आ जाएँ पार्टी के अंदर, जैसा कि इम्कान नज़र आ रहा है। अगर फवाद चौधरी वापस आ जाते हैं तो फिर रऊफ़ हसन साहब की और उनकी तो खुल्लम खुल्ला लड़ाई दिखाई देगी। फिर तो रऊफ़ हसन ने आज अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि मैं तो खिलाफ़ हूँ फवाद चौधरी के लेने के। तो इस एक तो पहले तो उनको ये जो सवाल था कि उनको वापस आ रहे हैं फवाद चौधरी, तो उस पर तो उनको कहना चाहिए था कि देखें ये तो पार्टी फैसला करेगी और जो पार्टी फैसला करेगी मैं उसके साथ हूँगा, इस पर इत्तफाक करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया कि नहीं जी, मेरी राय तो असद कैसे से मुख्तलिफ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी की जो तजवीज़ है उस पर कमेंट करने की बजाय उन्होंने कह दिया कि फवाद चौधरी जो है वो तो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, वो तो है ही नहीं पार्टी में, तो किस हैसियत में वो बात कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये कह दिया कि उनका जो रोल है पार्टी के अंदर वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव रहा है, बड़ा तबाकुन रोल रहा है उनका फवाद चौधरी का पार्टी के अंदर, मैं उनको देखता रहा हूँ। तो यूँ उन्होंने कुल मिलाकर ये अपनी ख्वाहिश या राय का इजहार कर दिया कि फवाद चौधरी की PTI में कोई जगह नहीं है। अच्छा, अब रऊफ़ हसन साहब जो हैं, आप जानते हैं इनकी शेर अफजल मरवत के साथ भी लड़ाई हुई थी, और फिर शेर अफजल मरवत की लड़ाई बढ़ के और लोगों तक भी फैल गई। लेकिन पहली जो उनके तर्क कलामी है वो उनकी गालिबन इन्हीं के साथ हुई थी। फिर बैरिस्टर गौहर के साथ भी हुआ मामला, और बाकी लोगों के साथ भी, हामिद खान के साथ भी। अच्छा, मैं अब इसको समराइज़ इस तरह से करता हूँ कि देखिए, पार्टी के अंदर इस वक्त हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। हर कोई बंदा समझता है कि मुझसे ज़्यादा कोई ताकतवर बंदा आ गया तो मेरी जगह कमज़ोर हो जाएगी। यानी मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ मिसाल के तौर पे, तो अगर
आरिफ अलवी आ गया तो मैं क्या चेयरमैन रहूँगा, तो आरिफ अलवी को नहीं आना चाहिए। मैं इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ, कोई और अगर इस तरह का आ गया जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन सकता हुआ तो फिर मसला हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ताकतवर बंदा आ गया, फवाद चौधरी आएंगे तो वो पार्टी के टॉप 3 लोगों में से होंगे, टियर यानी टॉप टियर में से 1 2 3 लोगों में से होंगे फवाद चौधरी। तो मुझे लगता है कि पीटीआई के अंदर एक खौफ मौजूद है कि फवाद चौधरी आएंगे तो क्या होगा। हालांकि फवाद चौधरी की तजवीज़ में आप भी समझते होंगे कि बिल्कुल माकूलियत मौजूद है और इसमें कतईयत के मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि नवाज शरीफ को अगर ये कहें कि भाई तमाशा बंद करो, आओ और इंटरवीन करो, तुम सियाने आदमी हो, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हो, सारे हालात को समझते हो, मुल्क तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो शहबाज शरीफ तो कठपुतली है। नवाज शरीफ आपके पास कोई रास्ता मौजूद है, आप ज़रा बीच में आएँ और मुज़ाकरात करके और मसले का हल निकालें। ये माकूल तजवीज़ लगती है मुझे जो फवाद चौधरी ने दी है। लेकिन इसको इस अंदाज में देना कि नहीं जी इनका तो रोल डिस्ट्रक्टिव रहा है, और भाई क्या डिस्ट्रक्टिव रहा है? उस वक्त फवाद चौधरी की ये राय थी ना कि दोनों असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या नेशनल असम्बली में नहीं बैठना चाहिए। अगर उनकी ये राय थी तो फैसला होता है सियासी तौर पर, वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, इस पर डिबेट मौजूद है। मेरे ख्याल में ये फैसला ठीक था। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि आज जो इमरान खान की गलती असम्बलियाँ तोड़ना नहीं था, इमरान खान की गलती ये था कि उसने आइन पर भरोसा किया। उसको लगा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। इमरान खान को आइन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, ये गलती थी। फिर फवाद चौधरी को भी ये लगता होगा कि भाई असम्बलियों से बाहर निकलेंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। आइन पे भरोसा करना इनकी गलती थी, क्या गलती थी? तो इसलिए एक डिबेट मौजूद है इस पर। लेकिन ये लोग जो तहरीक-ए-इंसाफ में फवाद चौधरी जैसे लोगों को आने से रोक रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि इनसिक्योर फील करते हैं, और अगर वो समझते हैं नेक नीयति के साथ कि इनका आना पार्टी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो इनको अपनी राय का इजहार पार्टी में करना चाहिए, ना कि मीडिया के ऊपर करना चाहिए। तो पार्टी डिसिप्लिन का इतना तो ख्याल होना ही चाहिए ऐसे बंदों को, रऊफ हसन साहब को या बाकी लोगों को। रही शेर अफजल की बात, तो देखिए मैं तो उनकी वकालत बड़े अरसे से कर रहा हूँ, कई लोग मुझसे इत्तफाक नहीं भी करते, लेकिन मैं फिर भी अपनी पोजीशन पर खड़ा हूँ। और कल उन्होंने हसन निसार ने भी कह दिया, हसन निसार ने कहा कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हसन निसार ने कहा कि ये पार्टी का एसेट है। हसन निसार ने कहा कि ये एक्स्ट्राऑर्डनरी शख्स है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ काफ़ी अर्से से कि वो नॉर्मल आदमी नहीं है भाई, वो एक्स्ट्राऑर्डनरी है। उसने जिस तरह से पार्टी के लिए सब कुछ कुर्बानियाँ दी किया, हाँ कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान उनसे हो गए, लेकिन उसमें उनकी पार्टी के अंदर सरजनिश की जा सकती थी, ना कि इतना बड़ा महाज उनके लिए बना दिया जाता। तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि कुछ लोग इनसिक्योर फील कर रहे थे कि ये शेर अफजल मरबत क्यों इतना मकबूल हो रहा है, और उसके लिए उनको लगता था, लोगों को लगता था कि हम निकलते हैं तो इतना ज़्यादा जो है वो लोग जोशीले नहीं होते जितना शेर अफजल मरबत के निकलने से होते हैं। तो भाई ये इज़्ज़त तो खुदा हर एक को लहदा देता है। कुछ लोग अवाम के हीरो होते हैं भाई, कुछ लोगों की एक पॉपुलैरिटी होती है। मैं और इमरान रियाज खान इकट्ठे निकलते हैं, वही काम मैं करता हूँ, वही काम इमरान रियाज करते हैं, लेकिन इमरान रियाज के लिए लोगों की लाइनें लगी होती हैं, मेरे लिए तो नहीं लगी होती। क्या मुझे जलन होनी चाहिए इमरान रियाज खान से? या मैं और वसीम बदामी खड़े होंगे तो 25 लोग वसीम बदामी के साथ सेल्फी बनाना चाहेंगे, मुझसे शायद 5 लोग बनाना चाहेंगे, तो क्या मुझे जेलस होना चाहिए? ये हर कोई अपने अपने नसीब को लेके पैदा होता है भाई। इसको आप जो है वो इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि ये क्या हो गया, ये क्यों पॉपुलर हो रहा है। और फवाद चौधरी को बहरहाल एक वो तजर्बा मौजूद है जो बैरिस्टर गौहर के पास भी नहीं है, जो रऊफ हसन के पास भी नहीं है। ये फैसला पार्टी ने करना है फवाद चौधरी को ले या न ले, लेकिन इस तरह के गैर संजीदा रवैयों पे मैं ज़रूर कमेंट करना चाह रहा था जो रऊफ हसन साहब ने किया। बात लंबी हो गई, माज़रत चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।